हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने आपको कंप्लीट बता दिया था। तो चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक की चलते हैं और बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो लिखिएगा दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज of a solution, solution की वे physical properties which depends only upon the relative number of, which depends on the relative number of solute particles, solute particles। ये क्या होता है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो केवल किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बस उनके रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो समझ में आया कि मतलब वे फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? सॉल्यूशन की वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है बस रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का नेचर होगा, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो ये सीपी होता है, ये किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये आप लोग लिख लीजिए। ये सबसे पहले प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं इस पे डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, किस केस में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से किस केस में होगा? इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के केस में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगा। और ये किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। आयंस कहां प्रोड्यूस होंगे? इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहां इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के केस में ये आयंस के प्रोपोर्शनल होगा।
और क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड किसके पे करता है, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के केस में, या नंबर ऑफ आयंस के, कब, जब हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन होगा, ये मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, कब सॉल्यूट के मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए 4 काइंड्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। कौन से 4 हैं। पहले सबसे पहला जो आता है ये आता है, ये आप पढ़ चुके हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कैसे बताते थे, RLVP। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होता है, RLVP, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये तो हमारा था पहला। अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, डिप्रेशन, या पहले हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा TB से, B फॉर बॉइलिंग, ठीक है। फिर तीसरा हमारा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा TF से। अभी सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग जनरली पाई से डिनोट करते हैं या कभी कभी P से भी डिनोट किया जाता है। ये हमारे 4 क्या हैं, काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये 4 जो हैं हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पहली हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या था, डेल्टा P/PA0 यही होता था, और ये किसके इक्वल आता था, XB के, याद है। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, PA-PA0/PA0 इज इक्वल टू XB। यही हमारा क्या था, RLVP होता था। ये हमारा क्या था, RLVP, याद है। RLVP किसके इक्वल होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सॉल्यूट को हम लोग B से डिनोट करते थे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता था। ये हम लोग RLVP पढ़ चुके हैं। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हेडिंग, इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग डालिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमको पढ़ना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको जान लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट
अब देखो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फॉर एनी लिक्विड, लिख लीजिए फिर से, फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure is equals to atmospheric pressure. Atmospheric pressure. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 atm होता है, या इसी को आप लिख लीजिए 760 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में करा भी चुका हूं इसको। देखो, तो किसी भी लिक्विड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कशन करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। चलो देखो, जैसे कि बच्चों मान लो कि आपने एक कंटेनर लिया, क्या लिया? एक कंटेनर लिया। अब इसमें आपने क्या किया? लिक्विड भर दिया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। ठीक है, प्योर लिक्विड है। अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, अभी ये क्या है? ये आपका रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर जो कि मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो अब देखो, जैसे अब हम ग्राफ बनाएंगे तब चीजें समझ में आएंगी। देखिए, इस पे हमारा क्या होता है? इसमें हमारा वेपर प्रेशर होता है, और इस पे हमने क्या लिया है? टेम्परेचर। इस पे हमने क्या लिया है? टेम्परेचर लिया है, वेपर प्रेशर लिया है। अभी देखो क्या है, अभी हमारा जो ये लिक्विड है ये यहाँ पे है, अभी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारा रूम टेम्परेचर है। अभी ये कुछ कोई भी लिक्विड होगी तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड हो या सॉलिड, सबका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। तो मान लिया अभी यही वेपर प्रेशर है। अब हमने क्या किया? हमने इसके नीचे बर्नर लगाया और इसको गर्म करना शुरू किया। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया, और ये हमारा क्या है? ये वाली लाइन जो है ये हमारी है 1 atm प्रेशर वाली लाइन, ये हमारा 1 atm प्रेशर वाली लाइन है। अब देखिए, हमने क्या किया? इसको गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करना शुरू करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, 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 बढ़ते 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 कहाँ चला गया? ये पहुंच गया किसके पास? ये चला गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास। ये हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो टेम्परेचर होगा इसका, यहां पे जो ये टेम्परेचर होगा, अब ये क्या है? प्योर है ना, तो अभी हमने इसको टेम्परेचर का नाम दे दिया TB0। अभी हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया TB0। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब मजा आएगा। अब क्या हुआ कि हमने इसी में, इस लिक्विड में, इस सॉल्यूट में, इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाल दिया। हमने क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया। और कौन सा सॉल्यूट डाला? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। अब जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो अब यहाँ पे जो सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अब उनके बीच में क्या होगा? इनके भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आएंगे। ये हमारे क्या हो गया?
ये हमारा जो नॉन वोलेटाइल है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आपको पता है कि अब इसका वेपर प्रेशर अगर ऐसे रखा हुआ है जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब क्या हो गया, जब हमने इसमें क्या कर दिया, सॉलिड मिक्स कर दिया, तो अब इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है। इसका मतलब पहले ये इसका वेपर प्रेशर यहां पे था, अब क्या होगा, अब इसी रूम टेम्परेचर इसका वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, अब फिर आपने इसको क्या किया, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, इसको गर्म करना आपने शुरू किया। अब जब ये हीट करना शुरू करेंगे तो अब जाहिर सी बात है इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए जब इसको हमने टेम्परेचर देना शुरू किया तो अब ये बढ़ना शुरू हुआ, इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। अब इसने जाकर के यहां पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटीएम 1 एटीएम पे पहुंचा। तो अब क्या हुआ, अब यहां पे जो टेम्परेचर हुआ, इस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दे दिया, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है, अब इसको हमने नाम दे दिया टीबी। ये नॉट था तो ये प्योर के लिए था, अब ये टीबी हो गया क्योंकि ये सॉल्यूशन का हो गया। तो अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, ये देखो ये डिफरेंस आया ना, दोनों टेम्परेचर के बीच में। तो ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी। और यही जो डेल्टा टी बी है हमारा, डेल्टा टी बी जो है हमारा, यही हमारा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और ये क्या होगा, देखो बड़ा कौन है, टीबी है, छोटा कौन है, टीबी नॉट है। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया कैसे हुआ, ये ग्राफ से ही समझ पाओगे आप, चीज समझ पा रही है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से क्या है, यहां से डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये है क्या, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपको पता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आपके कंसंट्रेशन, किसके कंसंट्रेशन के, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या किया, यहां पे कंसंट्रेशन टर्म क्या लेंगे, यहां पे कंसंट्रेशन टर्म क्या लेंगे, तो हम यहां पे लेंगे मोलैलिटी m, स्मॉल m। तो अब आपको ये पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो हमने क्या किया, यहां से डेल्टा टीबी ये क्या हो गया, इक्वल टू लगाया, अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जुड़ा तो वो आ गया kb इंटू m। तो ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया, kb इंटू m के, जहां पे आप लिख लीजिए kb क्या है, kb ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और आपको m तो पता है, मोलैलिटी, m क्या है, मोलैलिटी है। ये समझ आ गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा फाइंड हो गया कि डेल्टा टीबी ये क्या होता है, kb इंटू m होता है। अब kb क्या है वो आपको पता चल गया, kb क्या है हमारा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी, क्वेश्चन में ये आपको पता रहेगा। मोलैलिटी आप निकाल लोगे तो आप डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर आपको अब यहाँ पे डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग m को
चेंज कर सकते हो। m को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिखना हो तो kb तो हो गया। अब मोलैलिटी क्या होती है, गिवन वेट अपॉन मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, गिवन वेट गिवन मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मोल्स अपॉन वेट इन kg। अब देखो मोल्स को कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, kb इंटू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू वेट इन kg। ये एक फॉर्मूला बन गया डेल्टा टीबी का, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखिए। और अगर आपको वेट ग्राम में दिया हो तो आप क्या करोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू डब्ल्यू इन ग्राम, वेट इन ग्राम। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं और चीज़ें आसानी से आप कर पाओगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्योंकि ये देखो, ये ग्राफ से आप समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ग्राफ में पहले ये क्या है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। इससे पहले क्या था कि आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड लिया हुआ है तो उसका प्योर लिक्विड है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बॉइलिंग धीरे धीरे वो बॉयल गर्म होगा तो उसका जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कमजोर होगा और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगे। उसका मतलब वेपराइज ज़्यादा हो गए तो इससे वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो TB0 है। और फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो उसके कारण जो वेपर प्रेशर 1 atm पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये डेल्टा TB, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, ये एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखिए एलिवेट हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम है एलिवेशन इन। और किस क्या क्या बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ रही है ना। पहले ही इतने बॉयल होता, अब क्या है, उतने बॉयल हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा टीबी किसके इक्वल था, केबी इंटू एम। अब देखो ये केबी जो है ये केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के, ये केवल सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, विच कैन बी एक्सप्लेन। इसको हमें इस रिलेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रिलेशन अभी आप जान लीजिए, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इसको जानते रहिए कि ये क्या होता है, के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल बी। अब देखो ये आर क्या है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, टी नॉट बी, टी नॉट जो आर है हमारा, आर को भी लिख देते हैं, आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, टी नॉट बी क्या है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, जो प्योर था उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अब ये एलवी क्या है, एलवी है डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ अपॉन एम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एच वेपोराइजेशन क्या है, ये देखो ये है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। एक मोल सॉल्वेंट का इंथैल्पी है, वेपोराइजेशन ऑफ इंथैल्पी है, तो इसको हम लोग एलवी को डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन एम सॉल्वेंट लिखेंगे तो इसको ये फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप ये फॉर्मूला जानते रहो, क्योंकि अभी अब इसका एक यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लोगे तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि के एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी। तो वो कहाँ से आता है वो बताएंगे, यहीं से आता है। ठीक है, तो वो हम लोग इसको ध्यान रखिएगा। अभी आप जब हम रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
अब देखो बच्चों क्या है कि कुछ कॉमन सॉल्वेंट का मैं आपको केबी की वैल्यू बता देता हूँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी, लेकिन जान लीजिए क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना होता है, ये थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे ये बॉयल होता है। इसका केबी की वैल्यू क्या है 0.52, ठीक है। अगला क्या है एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये कम होता है 56 है, इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1.70। फिर ऐसे क्या है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का भी बॉइलिंग पॉइंट 61.2 है और इसका केबी की वैल्यू क्या है 3.63। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3, इसका बॉइलिंग पॉइंट 76.8, इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है 5.03। फिर ऐसे ही आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.4, इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है 1.20। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 80 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है 2.53। तो हमें ये पता होना चाहिए, ऐसे आपको क्वेश्चंस में जब भी होगा तो ये केबी की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हेडिंग डालिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो बच्चों, तो अगला हम पढ़ते हैं वेपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले उससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, तो लिखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट of any substance at which vapor pressure of its liquid state is equals to vapor pressure of its solid state। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कि किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट पे जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में भी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसको भी हम लोग ग्राफ से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये इस पे हमने क्या दिया टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने लिया क्या, आपका लिक्विड ले लिया, ये हमने क्या लिया है लिक्विड लिया हुआ है और ये आपका प्योर फॉर्म में है। ये क्या है प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में लिक्विड हमने लिया हुआ है, ठीक है। और इसी का ये क्या है सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है तो इसका मतलब ये होगा, ये लिक्विड फॉर्म है सब्सटेंस का और ये उसका सॉलिड फॉर्म है, ठीक। ये क्या है सॉलिड फॉर्म। अब देखो क्या है कि अब जैसे कि मान लिया ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा और आपको पता है कि जैसे इस सॉलिड की बात कर लेते हैं, सॉलिड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड हो या लिक्विड वेपर प्रेशर सबका होता है, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड है इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो अगर मान लिया कि ये हमारा सॉलिड था,
इस टेम्परेचर पे यहाँ पे था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो ये इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर भी कम होता गया। ठीक, तो अभी मान लिया इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया किसका, सॉलिड का ग्राफ हो गया, सॉलिड का ग्राफ हो गया। अब देखो क्या है, जब हमारा ये लिक्विड फेज में रहा होगा, जब हमारा लिक्विड फेज में रहा होगा तो आपको पता है कि जब ये प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि मान लिया इसका वेपर प्रेशर अभी यहां है, अभी वेपर प्रेशर यहां पे है, ये हमारा क्या है, लिक्विड का, ये प्योर। ठीक है, अब देखो, अब जैसे टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर हम घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 कम होते 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 इसने इसको क्रॉस किया, इसने इसको क्रॉस किया। तो ये जिस पॉइंट पे क्रॉस किया, जैसे मान लिया इसको 1 डाल देते हैं तो इसको 1 डैश, ठीक है, इसको जिस पॉइंट पे क्रॉस किया तो ये हमारा जो इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, ये क्योंकि प्योर लिक्विड था ये होगा T0F, ये क्या होगा T0F, ये टेम्परेचर होगा। अब हमने क्या किया, इस लिक्विड में क्या किया, हमने कुछ सॉल्यूट मिक्स कर दिया, कुछ सॉल्यूट मिक्स कर दिया। जब इसमें कुछ सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका तो वेपर प्रेशर प्योर वाले से तो कम होगा, ये तो पता है। तो अगर हम जिस टेम्परेचर पे इसको लिया था उसी टेम्परेचर पे अगर हम उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की बात करें तो वो तो कम होगा। तो मान लिया यहाँ पे है, ये 2 है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब देखो क्या है कि अब हमने फिर से क्या किया, इसको डिक्रीज करना शुरू किया, टेम्परेचर घटाना शुरू किया। टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा तो ये वेपर प्रेशर भी घटना शुरू होगा, घटते 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 एक टाइम आएगा कि ये इस वाली सॉलिड वाली लाइन को कट करेगा। तो जहां पर कट करेगा, जहां पर ये कट करेगा तो अब ये क्या होगा, ये टेम्परेचर इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा ये 2 डैश मान लिया, तो इस टाइम पे टेम्परेचर जो होगा ये क्या होगा, TF। F क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो अब देखो जब ये मिल गया, अब हमको दोनों चीज मिल गई, इस पॉइंट पे ये सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब इनके बीच का ये जो डिफरेंस आया, ये क्या होगा, डेल्टा TF। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों डिप्रेशन है बेटा, अब देखो डेल्टा TF जो है ये किसके बराबर होगा, क्या ज्यादा है, TF0 माइनस TF। इससे पहले वाले जो एलिवेशन वाला था वहां पे TB माइनस TB0 था, यहां पे TF0 माइनस TF है। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर से यहां पे अब देखो जो हमारा डेल्टा TF जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जाहिर सी बात है। तो अब क्या हो गया कि ये
कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैलिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक कांस्टेंट जोड़ो डेल्टा टी एफ, अब ये क्या हो जाएगा के एफ इंटू एम। अब ये देखो रिलेशन हमको फिर मिल गया, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया, के एफ इंटू एम के इक्वल हो गया। यहां पे के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। ये के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। समझ में आ रहा है ये चीज, ग्राफ से आप समझ जाओगे बहुत आसानी से, कुछ नहीं है। चलो नोट कर लो इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, के एफ इंटू मोलैलिटी के इक्वल है। तो अगर आपको ये मोलैलिटी आपको गिवन होगी तो इसको हम लोग किस फॉर्म में और चेंज कर सकते हैं, के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट ऑफ पर केजी वेट। ठीक है, मोल्स अपॉन, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आपने मोल्स को कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन केजी। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। फिर अगर इसको वेट अगर ग्राम में दिया होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, के एफ इंटू गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, चाहे जो आप याद कर लो, सब एक दूसरे से बने हुए हैं, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपको पता है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ चुके हो। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको याद रखिएगा आप। ठीक, एक चीज़ और आपको बताता हूँ यहीं पे, जो हमारा के एफ है, जैसे वहां मैंने बताया था आपको के एफ की वैल्यू क्या होगी, आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू ये किसके इक्वल था, एल एफ के। एल एफ के जैसे वहां पे लिखा था आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल बी, तो यहाँ पे आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। अगर यहाँ से इसको फिर से आप एल एफ की वैल्यू रखोगे तो आर इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, नहीं डेल्टा एच वेपोराइजेशन नहीं, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जहां पे वही चीजें हैं, टी नॉट एफ क्या है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। और एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ मतलब फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे एच एफ क्या हो जाएगा, एम आपका मोलर मास है, डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप लिख भी लो, नहीं तो कहोगे कि सर लिखाते उखाते नहीं है, बस बोल के चले जाते हैं। टी नॉट एफ ये क्या है, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एम क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास है। एल एफ क्या है, एल एफ है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, डेल्टा एल एफ और डेल्टा एच एफ क्या है? एच एफ जो है आपका ये है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्या है, ये जो भी था इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अभी बस ये रिलेशन है, याद रखिए आप, ठीक है। इसका यूज एक जगह आएगा इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और सॉल्वेंट्स बता देता हूं जिसका आपको केएफ पता होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे कुछ आपको सॉल्वेंट्स दिए गए हैं जिनके फ्रीजिंग पॉइंट और उनके मोलल जो केएफ की वैल्यू है उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, जैसे आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका केएफ की वैल्यू 1.86। एथिल अल्कोहल है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -114.6 होती है और इसके केएफ की वैल्यू 1.99 होती है। फिर क्लोरोफॉर्म, इसके फ्रीजिंग पॉइंट है -63.5 और इसका मोल और केएफ की वैल्यू है 4.79, ठीक। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके फ्रीजिंग पॉइंट है -22.8 और केएफ की वैल्यू है 31.80। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेल्सियस और इसका केएफ की वैल्यू है 5.12, ये लगभग दोनों बराबर होता है। और कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट 179.0 है और इसका केएफ की वैल्यू 39.70 है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको सारी गिवन रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपको निगेटिव में दिया रहता है। यहाँ पे देखिए 3 निगेटिव में है, बाकी दोनों पॉजिटिव में है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, हमें केएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये आपको गिवन रहेगी, ठीक है। बस आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसको ध्यान रखिएगा कि ये होता है और क्वेश्चन में आपको ये गिवन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जो हमने केएफ और केबी निकाला है इनके यूनिट्स की बात कर लेते हैं, क्या यूनिट होगा इसका। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा टीबी ये क्या होता था, केबी इंटू एम, और डेल्टा टीएफ ये क्या था, केएफ इंटू एम। अगर आप केबी निकालो चाहे केएफ निकालो, ये क्या होगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। देखो ये डेल्टा टीएफ आएगा, मेनली बेसिकली है क्या, ये तो दोनों टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से ये टेम्परेचर को हम लोग किस में निवेदन करते हैं, डिग्री सेल्सियस अपॉन ये क्या हो गया, मोलल, डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं केल्विन पर मोल पर केजी, ये भी आप बोल सकते हो। मोलल किसका यूनिट होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी वेट, तो मोल पर केजी मतलब इसको आप केल्विन केजी पर मोल भी बोल सकते हो, ये आपका केल्विन है, केल्विन केजी पर मोल। तो ये इसके यूनिट्स हो गए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा फॉर एनी प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए जो हमारा केएफ की वैल्यू होती है ये केबी की वैल्यू से बड़ी होती है। केएफ की वैल्यू केबी की वैल्यू से बड़ी होती है। अब ये देखिए क्यों, कैसे हुआ, देखो केबी अभी हमने लिखाया था आपको RT0 बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV, ये बताया था केबी की वैल्यू, और आपको मैंने LV की वैल्यू बताई थी डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बोला था। तो देखो यहां से क्या है कि
जो LV है और इसके लिए बताया था KF आर T0F² अपॉन 1000 इंटू LF, और LF की वैल्यू क्या थी, डेल्टा HF अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो किसी भी लिक्विड के लिए जो हमारा LV की वैल्यू होती है, LV की वैल्यू होती है, ये LF की वैल्यू से बड़ी होती है। किसी भी लिक्विड के लिए LV की वैल्यू LF की वैल्यू से बड़ी होती है। अब देखो, जब LV LF से बड़ा है और KF और LF में क्या रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। इसका मतलब अगर LV LF से बड़ा है तो KF क्या होगा, KB से बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ, KF KB से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन उल्टा है। तो यहां से क्या मिल जाता है कि KF इज ग्रेटर देन KB। ये बस ये रिलेशन के लिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ बताई थी कि यहाँ से ये LV जो है LF से बड़ा होता है, इसकी वजह से KF जो होता है KB से बड़ा आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। अब हम अगला जो होगा हमारा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।